नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने यानी आपके साथ। खैर, आज मैं आपके सामने अपनी बात नहीं बल्कि अपना सवाल लेकर आया हूं। सवाल वाजिब है क्योंकि यह सवाल मेरे मन में आया है और अक्सर मैंने देखा है कि मेरे मन में जो सवाल आता है वो वाजिब ही होता है। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं उनके कोट्स यानी कथन प्रचलित हो जाते हैं। यानी वो बुद्धिमत्ता वाली बातें जो वो अक्सर बेध्यानी में हमें कह जाते हैं और हम उन पर सिर धुनते रहते हैं कि यार इतनी आसान बात है, इतनी गहरी बात है और इतनी बुद्धिमत्ता वाली बात है। उदाहरण के लिए हरिशंकर परसाई जो कि व्यंग्यकार थे, उनकी एक बात मुझे याद रहती है। अक्सर जब कभी टीवी डिबेट्स पर नजर पड़ जाती है मेरी, तो हरिशंकर परसाई की ये बात मुझे याद आती है कि मूर्खता का आत्मविश्वास सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। भाई साहब सच कहता हूं, इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात किसी ने कभी किसी को किसी भी संदर्भ में नहीं कही होगी। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहां पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। ये जो आत्मविश्वास आपको अक्सर दिखता है, ये मूर्खता का होता है दरअसल। अच्छा, मार्क ट्वेन ने मूर्खता के बारे में कहा था कि कभी किसी मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हें बहस में अपने स्तर तक खींच लेगा और उसके स्तर पर तुम उससे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि उसे इसका बड़ा अनुभव होता है। तो भाई साहब, मुझे परसाई भी पसंद है और मार्क ट्वेन भी पसंद है, इसलिए मैं कभी मूर्खों से बहस नहीं करता। और इसी तरह के महान विचार आपको गांधी, अंबेडकर, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और भी ना जाने कितने महान लोगों के मिल जाएंगे। अब मैं वापस अपने सवाल पर आता हूं। जी हां, आप शायद समझ ही गए होंगे। बताइए, हमारे ब्रह्मांड गुरु जो अब तक की दुनिया के सबसे ज्यादा महान व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या हैं? वो तो परा व्यक्ति हैं, यानी महामानव से भी ऊपर हो गए हैं, स्वयं सिद्ध परामानव हैं। अगर कभी उनकी बात चली तो उनके किस फिक्रे या जुमले को उनका कोट माना जाएगा, यानी कथन माना जाएगा। इसलिए मैं आज आपके सामने महामानव के कुछ बहुत ही भारी, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण, कुछ ऐतिहासिक, महाऐतिहासिक जुमले रखने वाला हूं और फिर आप ही तय कीजिएगा कि उनके इन जुमलों में से किसे दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण जुमले का खिताब दिया जाएगा। Nowadays, you are active at Twitter. मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हम ये तय कर ही लें, क्योंकि देखने में आया है कि महामानव अब अंग्रेजी में भी बोलने लगे हैं और ऐसे में वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में अपना हाथ आजमाएं। हमें इससे पहले उनके किसी जुमले को चुन ही लेना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। हमारे महामानव को महिलाओं से विशेष लगाव है, वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। सुनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी पिता के कहने पर उन्होंने एक लड़की पर नजर रखने के लिए पूरी गुजरात की विजिलेंस को लगा दिया था।
ऐसे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला उनका जुमला बहुत ही विशेष माना जा सकता है। इस जुमले में महत्व पैसे का नहीं है, ये तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। गर्लफ्रेंड 5 या 10 करोड़ की भी हो सकती है। मेरा मानना है कि यह महामानव के मूड पर था कि उन्होंने किसी संसद सदस्य की महिला मित्र का क्या दाम लगाया है। लेकिन आप जो भी कहिए, यह एक महामानव के श्रीमुख से निकला एक महान महान कोट था, जिसे सदियों तक कोट किया जाता रहेगा। मुझे तो लगता है कि उनका यह विशेष कथन, जिसे अंग्रेजी में कोट कहा जाता है, मन की बात और परीक्षा में चर्चा का प्रमुख विषय भी बन सकता है। और जब कई सदियों बाद कोई किसी को कहेगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किस महान विभूति का कथन था, तो कोई विद्यार्थी या छात्र कहेगा कि महामानव विश्व गुरु ने कहा था। एनीहाउ, महामानव ने हम अकिंचन इंसानों को अपने विशेष कथनों से अनुग्रहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। जब सारी दुनिया चिल्ला रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, मौसम का स्वभाव बदल गया है, तब हमारे महामानव का ये कथन न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए, बल्कि हम जैसे नालायकों के लिए भी अंधकार में एक दीपक की तरह काम करता है। ये वैज्ञानिक प्रजाति के लोग, उनके साथ बेकार के प्रगतिशील जो पर्यावरण के लिए इतनी चिंता करते हैं, उनके लिए महामानव का यह कथन एक सबक है, एक ऐसा सबक जो सदियों तक याद किया जाता रहेगा। इतिहास की, विज्ञान की किताबों में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। और एनसीईआरटी, जो अब तक सिर्फ इतिहास को नए तरीके से लिख रही है, अब विज्ञान को भी महामानव के इस कथन के हिसाब से ठीक करके लिखेगी। भाई साहब, ये अकेला कथन महामानव को, हमारे ब्रह्मांड गुरु को, नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए काफी है। यानी अगर आपको ठंड लगती है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी उम्र बढ़ रही है। और इस तरह महान मानव ने यह कह के विज्ञान को एक सही दिशा दिखलाई है। लेकिन दोस्तों, महामानव सिर्फ यहां नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इतिहास पर भी अपना हाथ आजमाया है और इतिहासकारों के बीच अपनी एक ऐसी धाक जमाई है कि आज तक इतिहासकार भौचक हैं। भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती थी। लीजिए, खुद महाराणा प्रताप को नहीं पता होगा कि उनके घोड़े चेतक की मां कहां की थी। अजी, महाराणा प्रताप को छोड़िए, मुझे तो लगता है चेतक तक को नहीं पता होगा कि उसकी मां कहां की थी। लेकिन महामानव तो परामानव है, अंतर्यामी है, स्वयं सिद्ध हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। उन्होंने कैसे झट से एक ही पल में बता दिया कि चेतक की मां गुजराती थी। जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती थी। बताइए, अब आए कोई माई का लाल इतिहासकार? है कोई जो महामानव के इस कोट को गलत साबित कर सके, उनसे इसका सोर्स पूछ सके, उनकी बराबरी कर सके? चेतक की मां गुजराती जी हां, चेतक घोड़ा जो राणा की पुतली फिरने से पहले मुड़ जाता था, जिस पर एक पूरी कविता श्याम नारायण पांडे जी ने लिख मारी है। महामानव ने उसी चेतक की बात की है। आप इन्हें साधारण घोड़ा मत समझिए, महामानव जानते हैं, और जो महामानव जानते हैं वो लोग मानते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, चेतक की मां गुजराती थी। अफसोस कि राणा के घोड़े चेतक की मां के मायके के बारे में तो महामानव ने यह शानदार जानकारी हमको दी, लेकिन उसके ससुराल के बारे में बताना भूल गए। लेकिन
अभी हमने उनसे आस नहीं छोड़ी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसी न किसी सभा में, किसी न किसी रैली में या फिर संसद में ही हो सकता है कि महामानव चेतक की मां के ससुराल यानी चेतक के पिता के गृह राज्य के बारे में भी हमारा ज्ञानवर्धन कर ही दे। खैर, आप हाथ में मौजूद मुद्दे पर ध्यान रखिए। महामानव का यह भी एक प्रातः स्मरणीय कथन है कि चेतक की मां गुजराती थी। लेकिन महामानव की इतिहास में घुसपैठ सिर्फ घोड़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने बार बार अपने ज्ञान को सिद्ध किया है, ताकि किसी छोटे मोटे इतिहासकार के मन में कोई संशय ना रहे, कोई शंका ना रहे। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। हमारे परामानव, महामानव, ब्रह्मांड गुरु ने गुरु गोरख को, गुरु कबीर को और गुरु नानक को एक साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करते हुए देखा था। आप हम जैसे तुच्छ, हकीर, अंकिंचन मानव देश काल की सीमा से बंधे होते हैं। जो महामानव होते हैं ना, परामानव जो होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं, उन पर इन भौतिक बंधनों का कोई असर नहीं होता। वो कर लेते हैं बैठक जिसके साथ चाहें, जब चाहें। भला हो महामानव का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जब ये तीनों गुरु आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे तो हमारे महामानव उन्हें पानी पिला रहे थे। भाई, जिन परामानव को देश काल अपने भौतिक बंधनों में नहीं बांध सका, वो तो कर ही सकते हैं ना ऐसा। खैर, आप अपना ध्यान इस कथन से मत हटाइएगा, क्योंकि जब महामानव के कथनों की किताब निकलेगी तो उसमें यह कथन भी सोने से लिखा मिलेगा कि गुरु गोरख को, गुरु कबीर को और गुरु नानक को एक साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करते हुए महामानव ने देखा था। तो जनाब, याद रखिएगा और आने वाली पीढ़ियों को बताते रहिएगा कि ऐसा महामानव ने कहा था। और जो महामानव ने कह दिया वो तो पत्थर की लकीर हो गया ना। महामानव का एक और कथन जो अब आपके सामने है, उसके सामने अब तक के सारे कथन फीके पड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये कहकर महामानव ने पूरे भारत के लोकतंत्र को, इसके संविधान को एक नई दिशा दे दी, एक नया मोड़ दे दिया, एक नया रास्ता दिखा दिया। आजाद होने के बाद से अब तक इस देश में यह कोशिश होती रही कि भाषा, नस्ल, इलाका, लिंग यानी जेंडर, धर्म, जाति आदि के आधार पर पहचान न की जाए, भेदभाव न किया जाए। लेकिन महामानव के एक ही जुमले ने इस सारी समझदारी को ही पलट दिया। उन्होंने समझा दिया कि असल में पहचान कपड़ों से होगी, कपड़ों से की जाएगी। अब आने वाली नस्लों पर है कि वो कपड़ों से पहचान कर पाती है या नहीं। सरकारों का काम है कि एक बार पहचान करने के बाद वो क्या करेगी, ये तो सरकारों का काम है ना। पर वो बात की बात है। असल बात यह है कि महामानव के महाकथनों में यह भी एक कथन है कि कपड़ों से पहचानिए। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि मैं अकिंचन महामानव के सभी कथनों को यहां नहीं ला पाया हूं, और इसलिए अब आपसे यह अनुरोध है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, प्रार्थना है कि आप भी महामानव के जगत प्रसिद्ध होने वाले कथनों को यहां प्रस्तुत कीजिए, ताकि हम उनमें से उनके सबसे महान कथनों को जमा करके उन्हें अब तक की दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व साबित कर सके, ताकि अपना देश ब्रह्मांड गुरु बन सके। चाचा गालिब ने महामानव के कथनों पर तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें महामानव तो दिखाई दिए थे, तो उन्होंने एक शेर इन पर भी फेंक मारा है। आप भी सुनिए। एक शख्स जमाने में ऐसा भी हुआ गालिब, गालिब नाम देना जरूरी होता है। एक शख्स जमाने में ऐसा भी हुआ गालिब, ना सिर ही समझ आया ना पूंछ नजर आई। गालिब ऐसे ही पहेलियों में शेर लिखते थे, हम जानते हैं, आप नहीं जानते। खैर,
लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ ही शेयर कीजिए और अपने जो अच्छे कोट महामानव के सुने हैं आपने, उन्हें यहां सबके साथ साझा कीजिए। जल्दी कीजिए, समय पूरा होने वाला है। नमस्कार।